हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका चैप्टर नंबर 2 साइंस में आपका फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। हमने उसमें पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी। तो आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, पहले उसे देखें, फिर आप पार्ट 2 को देखें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निलंबन क्या होता है? तो निलंबन क्रियाकलाप 2.2 में समूह सा से के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव से परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। यानी समूह सा में आपने क्या देखा था? समूह क्रियाकलाप 2.2 में कि आपको याद होगा कि आपने चॉक पाउडर और आटा लिया था जो कि पानी में मिक्स करा, तो उसके कण जो थे वह नीचे जाके बैठ गए थे, वह पानी में घुले नहीं थे। आप घर पे भी करके देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट कि आप पानी लें एक गिलास में और चॉक पाउडर वो या आटा लें तो उसके कण पानी में नहीं मिलते, वह नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को जो ठोस द्रव से प्रक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। वह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जो पानी में घुलता ही नहीं है, और जो ठोस यानी ठोस नीचे बैठ जाता है जाके, तो उसे निलंबन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि से निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, तो इन निलंबित कणों को हम आंखों से भी देख सकते हैं, ये पानी में घुलते नहीं हैं। अब निलंबन के गुणधर्म देख लेते हैं निलंबन के। तो निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण है जो पानी में घुलता ही नहीं है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, पहला गुण है इसका। दूसरा गुण है ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के कणों को हम नीचे बैठ जाते हैं तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तीसरा है निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। और चौथा है इसे छान छोड़ने पर इसके कण नीचे और बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। आपका यह है कि इसे हम ऐसे छोड़ देंगे डाल के मिला के तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं और ये अस्थायी है, और इसे छानन विधि द्वारा हम अलग भी कर सकते हैं निलंबन को। अब जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब कोलाइडल के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइड 2.2.3 कोलाइड विलयन क्या होता है? तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह दा के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहते हैं। तो समूह दा में आपने क्रियाकलाप 2.2 में क्या करा था? दूध लिया था, दूध में स्याही डाली थी, यही था। दूध में स्याही डालने के बाद आपने क्या देखा कि विलयन के बारे में पढ़ेंगे 2.2.3। तो कोलाइडल विलयन क्या होता है? तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह दा के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल या कोलाइड विलयन कहा जाता है। तो समूह दा आपने क्रियाकलाप 2.2 में समूह दा को क्या दिया था? दूध या स्याही। तो दूध पानी में मिलाओ या स्याही पानी में मिलाओ तो क्या देखा? तो कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, यानी पानी में घुला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण जैसे दूध। तो आप घर पे ये करके देखें एक्सपेरिमेंट कि आप पानी लें उसमें दूध मिलाएं तो आपको वह मिश्रण जो दिखेगा वह आपका समांगी मिश्रण दिखेगा, लेकिन वह असल में समांगी मिश्रण होता नहीं है, वह विषमांगी मिश्रण होता है। अब तो कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे से छिद्र द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वह
वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। तो आप घने जंगल में भी टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। एक कमरा है, उसे चारों तरफ से बंद है और छोटे से छेद से छोटा छेद है, वहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो वहाँ पे भी आपको टिंडल प्रभाव दिखेगा और जंगल में आपको भी टिंडल प्रभाव दिखेगा। तो अब यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। यानी एक कमरे में मौजूद जो धूल के और कार्बन के कणों के जो होते हैं ना, तो प्रकाश फैल जाता है, फैलने के कारण ये होता है टिंडल प्रभाव। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव की देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो जंगल में भी आप टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टिंडल प्रभाव दर्शाता है चित्र 2.4। तो यहाँ पे एक घना जंगल है, घने जंगल में प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये दिखाया गया है इसमें। अब कोलाइड के गुण बताएं कोलाइड के। तो पहला गुण है, यह एक विषमांगी मिश्रण है और यह एक विषमांगी मिश्रण होता है और लेकिन समांगी जैसा प्रतीत होता है कोलाइड। अब कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से हम देख नहीं सकते। तीसरा है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। चौथा है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात यह स्थायी होते हैं। और पांचवा है, ये क्षारणविधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष अवधि के अपकेंद्रीकरण, ये एक विधि है पृथक करने की, जो कि क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइड विलयनों को हम अपकेंद्रीकरण विधि जो होती है, इसे याद रखें आप, कि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह घटक और परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 कुछ उदाहरण दे रखे हैं। सारणी 2.1 देखेंगे, उसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपण प्रावस्था। सारणी 2.1 ये रही कि कोलाइड के सामान्य उदाहरण, तो द्रव, गैस, एरोसोल, कोहरा, बादल और कुहासा। और ये परिक्षिप्त प्रावस्था है और ये परिक्षेपण माध्यम है, तो आप देख सकते हैं इसे। अब गाइज 2.3 मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी जो मिश्रण होते हैं उसके घटक कैसे हम पृथक कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है, यानी आसान हो जाता है। अब विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिसे पृथक करने के लिए विशेष तकनीक अपनाई जाती है, तो वही पढ़ेंगे हम। अब सब में पहला मिश्रण है 2.3.1 में, रंग वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है, उसे करके हम मिश्रण को पृथक करेंगे। तो आधा बीकर जल लें, फिर उसमें बीकर के मुख पर वाच यानी ग्लास रखें और कुछ बूंद स्याही वाच या गिलास पर डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू कर दें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं,
आप देखेंगे कि वाच या ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रह, रखते हैं। जब वाच गिलास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं और इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। तो आपके स्कूल खुल जाएंगे तो आपको ये कराया जाएगा एक्सपेरिमेंट। तो आप देखेंगे कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही जो है वह जल में रंग का एक मिश्रण है और इस तरह से हम विलायक से विलय यानी पानी से स्याही को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो वाष्पीकरण आपकी पहले नंबर की विधि है। 8 विधि या 9 विधि आप पढ़ेंगे कि आपकी विलय से विलायक निकालने वाली विधि है वाष्पीकरण विधि। दूसरी विधि है दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। तो ये विधि में कौन सी विधि है। तो आजकल हम बाजार से संपूर्ण फुल क्रीम, टोन या डबल टोन प्रकार के दूध पॉलीपैक या टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों के भिन्न मात्रा में वसा होती है। तो अलग अलग प्रकार के दूध होते हैं तो अलग अलग प्रकार की उसमें वसा होती है, फैट होता है। तो अब ये देखेंगे कि इस दूध से वसा यानी फैट को निकालने में कौन सी विधि काम में आती है। तो क्रियाकलाप करेंगे दूध से फैट निकालने में, तो क्रीम निकालने में। तो एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम या क्रीम युक्त दूध लें। तो क्रीम युक्त दूध लेना है। फिर उसके बाद अपकेंद्र यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो ये प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें, पहला कि वह क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं और दूसरा है कि वह दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। तो आपके स्कूल में होगा, स्कूल में नहीं है तो आप अपने दुकान पे जाएं आसपास की, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वे छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों के पृथक करने के लिए छानन विधि प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी विधि आपकी छानन विधि। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रण या अपकेंद्रीकरण इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप लस्सी देखेंगे तो लस्सी को आप वो जो होती है रही से घुमाएंगे तो क्रीम ऊपर आ जाती है और हल्के कण नीचे बैठ जाते हैं। तो भारी कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। तो अनुप्रयोग यानी अनुप्रयोग क्या है इसका, अपकेंद्रण या अपकेंद्रीकरण विधि। तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र यानी किस काम में आती है अपकेंद्रण विधि। तो ये रक्त और मूत्र की जांच करने में काम आती है। पहला है, आपको याद होना चाहिए। आप दूसरा है डेयरी तथा घर से क्रीम से मक्खन निकालने में प्रयोग की जाती है और क्रीम से मक्खन निकालने में प्रयोग की जाती है। और कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को जल से निचोड़ने यानी कपड़े सुखाने में प्रयोग की जाती है। 3 प्रयोग हैं अपकेंद्रीकरण विधि के। पहला है रक्त और मूत्र से की जांच करने में, दूसरा मक्खन निकालने में, तीसरा कपड़े सुखाने में। आपने 2 विधि पढ़ी, एक है वाष्पीकरण, दूसरी है अपकेंद्रीकरण। इसके अनुप्रयोग भी याद होने चाहिए। तीसरी विधि है 2.3.3 दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो 2 अघुलनशील द्रव्य हैं उनको हम कैसे पृथक करेंगे, यानी आप जल से तेल को कैसे पृथक करेंगे, यानी ये भी अघुलनशील द्रव्य हैं। तो क्रियाकलाप दे रखा है 2.6, इसको करके हम देख पाएंगे कौन सी विधि काम में आती है। तो आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। तो मिट्टी का तेल से जल को कैसे पृथक करेंगे। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि
ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। अब पृथक्करण कीप के स्टॉप कार्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत पर निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कार्क को बंद कर दें। तो ये आपकी अघुलनशील द्रव को पृथक करने की विधि दर्शाई गई है। इसका चित्र भी आ जाता है। तो आपने दो अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करने में कौन सी विधि अपनाई? पृथक्करण कीप। तो आपकी तीसरी विधि हो गई पृथक्करण कीप। तो इसके प्रयोग क्या है? इसके अनुप्रयोग। तो पहला है तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसमें काम में आती है पृथक्करण कीप। और धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो आपका यह अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करने में ही काम में आती है। अब सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अब चौथी विधि आपकी नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो चौथी विधि आपने तीन विधि पढ़ ली। पहली थी वाष्पीकरण, दूसरी अपकेंद्रण या अपकेंद्रीकरण, तीसरी विधि थी आपकी पृथक्करण कीप। अब है चौथी विधि यानी दो नमक तथा कपूर के मिश्रण, ये भी एक प्रकार के मिश्रण। तो हम इसे कैसे पृथक करेंगे? तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका पिछला अध्याय आ नहीं रहा है फर्स्ट टर्म में। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका पिछला अध्याय आ नहीं रहा है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में, आपका चैप्टर वो डिलीट हो गया है। तो अब इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित के होने या योग्य अशुद्धियाँ इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो आपका चौथा जो विधि है आपकी, जो ऊर्ध्वपातित हो जाएं ऐसे पदार्थ, जो ऐसे मिश्रण जो ऊर्ध्वपातित हो जाएं, जैसे नमक में से नमक और कपूर के मिश्रण में से कपूर ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। तो आपके इस विधि में आपका ऊर्ध्वपातन विधि काम में आएगी। है चौथी विधि आपकी ऊर्ध्वपातन विधि। तो हम इस कौन से ऊर्ध्वपातन मिश्रण है? तो अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने वाले ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो इसमें आपकी तो ऊर्ध्वपातन विधि एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को अलग करने में काम में ली जाती है। तो ऊर्ध्वपातन का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि कैसे ऊर्ध्वपातन किया जाता है। अब है आपकी पांचवी जो विधि है। पांचवी विधि, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? तो क्रियाकलाप 2.7 देखेंगे। छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। ज़रा बीकर या प्रखनली में जल लें, उसमें इस छानक कागज़ को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। और चित्र 2.8 ही दर्शाया गया है, यह है आपका चित्र 2.8। अब इसे शांत छोड़ दें। अब जैसा ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें, अवलोकन को लिखें। तो जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलय के रूप में है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर
अग्रसर होता है तो यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई के 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। तो ये आपका क्रियाकलाप का बता रखा है कि क्या होता है एक्सपेरिमेंट में। मिश्रण के संघटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ है रंग और इस विधि की सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाता है। रंगों को पृथक करने में विधि काम में आती है क्रोमेटोग्राफी, जो कि 5वीं विधि है। क्रोमेटोग्राफी ये रंगों को पृथक करने में काम में लाई जाती है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए होते हैं। और तकनीक में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आप 11वीं 12वीं में इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग यानी उदाहरण के लिए किस किस काम में आती है। डाई के रंगों को पृथक करने में, रंगों को पृथक करने में ये पहली काम में आती है क्रोमेटोग्राफी विधि। दूसरी है प्राकृतिक रंगों को पिगमेंट को पृथक करने में। तीसरी है रक्त से नशीले पदार्थ ड्रग्स को पृथक करने में। तो पहली है रंगों को पृथक करने में, दूसरी प्राकृतिक रंगों पिगमेंट को पृथक करने में, तीसरी है रक्त से ड्रग्स को यानी नशीले पदार्थ जो होते हैं उनको पृथक करने में ये विधि काम में लाई जाती है। 5वीं विधि क्रोमेटोग्राफी विधि। अब है आपकी 2 घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक कैसे कर सकते हैं। तो घुलनशील द्रव्य आपने अघुलनशील द्रव्य तो कर लिया पृथक्करण की के द्वारा। अब जो घुलनशील द्रव्य हैं उनको हमें पृथक करना है तो कैसे करेंगे। तो क्रियाकलाप करते हैं 2.8। तो 2.8 में बताया गया है, आइए हम एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से पृथक करने में प्रयास करें। तो एसीटोन जल में मिलाया जाता है जो कि घुलनशील है। तो मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं और फिर उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। और 2.9 क्रियाकलाप यह है, मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। तो क्या परिवर्तन हो रहा है थर्मामीटर में। तो एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है और जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। तो ये पृथक हो गया। कौन सी विधि अपनाई, जो घुलनशील द्रव्यों को पृथक करने में आसवन विधि। तो 6ठी विधि है आपकी आसवन विधि, पृथक करने में 2 घुलनशील द्रव्यों को। अब है इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों को क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है तो के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तो प्रभावी आसवन विधि काम में लाई जाती है। और पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण प्रभावी आसवन से पृथक करते हैं। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। आपकी 5वीं विधि है, 6ठी विधि थी आपकी आसवन विधि और 7वीं विधि थी आपकी प्रभावी आसवन। जो 2 या 2 से अधिक जो मिश्रण होते हैं घुलनशील, उनको प्रभावी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। केवल आसवन फ्लास्क और संगठन के बीच एक प्रभावी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। अब साधारण प्रभावी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। तो आपकी 7वीं विधि थी पृथक प्रभावी आसवन और 6ठी विधि थी आपकी आसवन विधि। अब है आपकी वायु। वायु से गैसों को कैसे पृथक कर सकते हैं, कौन सी विधि अपनाई जाएगी, तो वह देखते हैं। ये वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभावी आसवन द्वारा
पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। तो प्रवाही आसवन से आप वायु से गैसों को पृथक कर सकते हैं। तो अब यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। तो वायु से हम ऑक्सीजन प्राप्त करना चाहते हैं, जो वायु में मिली हुई दूसरी गैसें हैं ना, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन्हें भी हमें पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रवाही आसवन स्तंभ से धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाते हैं, जैसा कि 2.12 में दर्शाया गया है। तो 2.12 प्रवाही आसवन को दर्शाती है। यह 2.12 विधि है प्रवाही आसवन। ये आपका वायु में से गैसों को पृथक करने वाली विधि है। अब आपकी 8वीं विधि है किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी अशुद्ध नमूना है कोई, उसमें शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्रियाकलाप करना होगा। क्रियाकलाप 2.9। तो एक चीनी की मिट्टी की प्याली लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें उसमें, और जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें और फिर विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली पर प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। तो किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है तो इसे उस विधि को आपकी 8वीं विधि है क्रिस्टलीकरण विधि। तो आपने 8 विधि अब तक पढ़ ली है। तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक हम प्राप्त करते हैं, उसमें भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारण से उत्तम होती है। अब क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण से किस प्रकार अच्छी है। तो क्रिस्टलीकरण में कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं, और छानन के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। इसलिए आपका वाष्पीकरण से अच्छी विधि है क्रिस्टलीकरण विधि, 8वीं विधि। अब इसके उपयोग क्या हैं, अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है समुद्री जल से नमक को पृथक करना शुद्ध करने में, और दूसरा है शुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियां आविष्कार हो चुका है। शहरों में घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखाचित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जलघर से अपने घर में पर्याप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। तो अब आपने 8 विधि पढ़ी शुरू से। पहली विधि थी आपकी वाष्पीकरण विधि, दूसरी विधि थी आपकी अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रण विधि, तीसरी विधि थी पृथक्करण की, चौथी विधि थी ऊर्ध्वपातन, 5वीं थी आसवन, 6ठी प्रवाही आसवन, 7वीं थी क्रिस्टलीकरण।
और एक विधि थी आपकी ऊर्ध्वपातन विधि। तो 8 विधि आपने पढ़ी। अब इसके अनुप्रयोग आपको याद होना चाहिए कि और किसको पृथक करने में ये विधि अपनाई जाती है। ये आपके एग्ज़ाम में इन 8 विधियों में से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। अब है आपका 2.4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो 2.4 है आपकी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने तो पिछले अध्याय आपका है नहीं, इसमें हम अपने पढ़ाई नहीं है। तो भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक और क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। यानी अवस्थाओं का अंत रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और यह भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप में समान होते हैं। अब जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव्य हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो जलना आपका एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन को आप रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भी भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो मोमबत्ती आपकी जलती है, उसमें आपका भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। अब आपका 2.5 शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार होते हैं। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। यौगिकों में तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है पदार्थों को। तो तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व 2.5.1। तो रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लावइजिए सन 1743 सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल शब्द रूप है जिसके रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व जो होते हैं आपके, उन्हें धातु, अधातु और उपधातु में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। वो धातुएं जो होती हैं प्राय ये चमकीली होती हैं। धातुएं ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं और ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं, यानी आप इसे खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है इन्हें। और ये आघात वर्ध्य है, यानी इसे पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ये प्रतिध्वनित पूर्ण होती हैं, यानी ये ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं। अब सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। वो धातु आपको पता ही होगा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि ये धातु ही हैं। और पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पारा, आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि पारा धातु होते भी कमरे के ताप पर द्रव्य है। तो कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव्य होता है। तो आप क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पे आपका पारा टिक करना है। ये पारा जो होता है वह आपका धातु होता है, लेकिन वो कमरे के ताप पर द्रव्य है। अब अधातुएं दिए गए गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को
प्रदर्शित करती हैं। वो धातु में आपका पढ़ लिया, आघातवर्धक, तन्य, चमकीली और ध्वनिपूर्ण होती हैं। अब अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, और ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आघातवर्धक नहीं होती। यानी धातुओं का उल्टा आप कर देंगे तो अधातुओं का हो जाएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब कुछ तत्व धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु के नाम से जाना जाता है, यानी मेटलॉइड कहा जाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये धातु होते भी अधातुओं को प्रतीत करती हैं, तो ये उपधातुओं की श्रेणी में आ जाती हैं। तत्व आपने पढ़ लिया धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में। अब यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं 2.5.2 में। तो एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यानी जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाएंगे आपस में तो हमें क्या दिखाई देगा। अब आप मिश्रण और यौगिक सारणी दे रखी है यहाँ पे। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर बताया गया है। मिश्रण यौगिक से किस प्रकार भिन्न अंतर है। तो पहला है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता। तो तत्व जो होते हैं वह यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, इसमें किसी यौगिक का निर्माण नहीं होता। और जो यौगिक होता है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। अब दूसरा है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। तीसरा है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और यौगिक नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। चौथा है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है और यौगिक घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो इसमें अंतर बताया गया है। अब मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होता है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। अब आपका ऊपर क्रियाकलाप हुआ है, आपका स्कूल में हुआ क्रियाकलाप, तो आप उसके बाद का है ये। अब आपका इसमें बताया गया है लास्ट टॉपिक है कि पदार्थ जो होता है वह ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में होता है। अब शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है वह होता है तत्व और यौगिक में बटे होता है, और मिश्रण जो होता है कोई नियत संगठन नहीं है, तो समांगी और विषमांगी मिश्रण में बटा हुआ होता है। अब आपका यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी क्लास से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो आपके MCQs भी होंगे इस चैप्टर के। आपके फर्स्ट टर्म के जितने भी साइंस में चैप्टर आ रहे हैं आप सिलेबस में देख सकते हैं। आई बटन दिख रहा होगा आपको ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर आ रहे हैं हम इस चैनल पे करवा रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम सबका जवाब देंगे। थैंक यू।